हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जोड़ी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जोड़ी 2026 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो इसीलिए आज की सेशन में हम लोग पहले पेपर का पूरा हल करने वाले हैं, वो भी नए सवालों के साथ। तो इस क्लास में हम लोग 65 सवालों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि एसएससी का परीक्षा 1 घंटे में समाप्त हो जाता है, इसी 1 घंटे में आप सभी को 20 प्रश्न जीके दिया जाता है हल करने के लिए, 20 प्रश्न हिंदी का दिया जाता है, 20 प्रश्न मैथ का दिया जाता है और 20 प्रश्न रीजनिंग का दिया जाता है। 80 प्रश्नों का पूरा पेपर होता है और एक प्रश्न सही करने में 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर होता है। जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कई स्टूडेंट 160 में से 160 नंबर तक ला देते हैं, कई सारे स्टूडेंट 150 स्कोर करते हैं। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा, तो आज के सेशन में उसी लेवल के सवाल को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम सबसे पहले 23 फरवरी को होने वाला था, फिर उसके बाद एसएससी ने 17 फरवरी को इसका एग्जाम डेट मतलब कि कैंसिल कर दिया कि इसका पेपर अब 23 फरवरी को ना होकर सीधे 9 मार्च को होगा। लेकिन 9 मार्च को भी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, यानी आप सभी के पास ज़्यादा समय मिलता रहा। तो यहाँ से अब ये क्लियर हो चुका है कि या तो अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है या तो मई के लास्ट में जा सकता है। तो भी आप सभी के पास बहुत ज़्यादा समय है। यदि इस बार आप सिलेक्शन नहीं लेते तो समझिए आपकी गलती होगी, क्योंकि समय तो आपके पास भरपूर मिल चुका है। केवल 80 सवाल आपको दिया जाएगा हल करने के लिए। सवालों का लेवल बहुत ही लो टाइप का होता है। यदि आप लगातार मेहनत करते चले आएँ तो आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं, और यहाँ से भी यदि आप लगातार एक एक पेपर को सॉल्व करते आएँ तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत ही आराम तरीके से। तो आज के सेशन में टॉप लेवल के 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के बिल्कुल टॉप लेवल के सवाल को डिस्कस करेंगे, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। और आप सभी का टारगेट है कम से कम 65 सवाल में से आप 45 सवाल खुद से सही करने का प्रयास करिएगा। ओके, तो ये क्लास आपको सुबह 11:30 पे मिलेगी, तो ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे, तो कम से कम आप सभी का 17 से 18 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में 20 सवाल में से कम आप सभी का 17 से 18 सवाल सही होना चाहिए। जीके में 20 में से कम 18 से 19 सवाल सही होना चाहिए इस क्लास से। इतने का टारगेट आपको लेकर चलना है। जैसे ही रीजनिंग मैथ का क्लास खत्म होगा उसके बाद हम आप सभी से स्कोर पूछेंगे। जैसे आपका जीके क्लास समाप्त होगा तो जीके में स्कोर पूछेंगे, उसके बाद हिंदी में इसी तरह आपका हम स्कोर पूछने वाला है। तो स्कोर आप गिनती करते चलेगा साथ में। ओके, डेली क्लास आपको सुबह 11 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली, वो भी फ्री में। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे नंबरों का श्रृंखला दिया है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा, कितना नंबर आएगा, सॉल्व करिए। देखिए 17, 64, 103, 134, 157, ये जो नंबर है ये बढ़ रहे हैं, यानी इंक्रीज करें, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा, कोई लॉजिक लगाकर ऐड किया होगा। तो 17 से 64 कैसे हम जा सकते हैं, तो इसमें प्लस 47 किया होगा। 47, 17, 64 होता है। 64 से 103, 64, 36, फिर उसके बाद ये 39 केवल किया है भाई, यानी घट गया। फिर उसका देखिए 103 से 134 कर दिया, यानी इसमें तो केवल प्लस 31 कर दिया भाई। 103 में 31 जोड़े 34 बन जाएगा। फिर 134 से 157, तो इसमें सिंपल सा प्लस 23 कर दिया। अब देखिए प्लस 47 प्लस 39 प्लस 31 प्लस 23, इसमें अब देखिए फिर से इसको आप दूसरा बार करिए। 47 से 39, यानी इसमें -8 हुआ है। 39 से 31 -8 हुआ है। 31 से 23 -8 हुआ है, यानी इसमें तो भाई दूसरी बार करने में -8 हो रहा है। तो उसी पर देखिए 23 में इस बार हम माइले तो -8 करेंगे, कितना आएगा भाई, 15 आएगा। अब ये 15 जो है 157 में यदि हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 172 आएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आ जाएगा हमारा, 172 आंसर। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त, ये सवाल तो क्लियर हुआ आप सभी को। बताइए, आप सभी बताएं, क्योंकि -8 करके कर रहा है भाई लॉजिक में, तो उसी प्रकार 23 में हमने जब -8 किया तो 15 आया, तो सिंपल सा 157 में 15 जोड़ देंगे तो 172 आ जाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सारा कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आएगा, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। देखिए 6 व्यक्ति हैं, KLMNO और जेड, एक सीधी पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। यम के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। अब देखिए, जैसे पहले तो आप दिशा ज्ञात कर लीजिए भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे कि जो 6 व्यक्ति वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ हम आपको पहले बताते हैं। जैसे एक पंक्ति है, मान के चलिए ए आप है, तो आपका जो राइट साइड होगा इधर ही होगा भाई, क्योंकि सभी व्यक्ति वो एन की तरफ देख, यानी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। अपने आप को रखेंगे मेरे दोस्त, जिस भी अक्षर या जिस भी व्यक्ति को आप बैठाएंगे उसको अपने आप को मान के रखिएगा। इससे आप अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को हल करने के लिए। देखिए जैसे एक पंक्ति है, इसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। यम के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी दोस्त मेरे यम को हम ऐसी जगह बैठाएंगे उसके लेफ्ट हैंड में कोई नहीं बैठा है। यम को यदि हम यहाँ बैठा दे तो इसके लेफ्ट हैंड में कोई बैठेगा ही नहीं, राइट साइड में तो सब बैठ जाएंगे। लेकिन सवाल बोला है कि यम के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो यम के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ये क्लियर हो गया लाइन। यम और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यम और के के बीच 3 व्यक्ति बैठे, तो के को हम यहाँ बैठाएंगे तभी देखिए यम और के बीच 3 व्यक्ति आ जाएंगे। ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ के दाईं ओर देखिए 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति ये, दूसरा के बैठ चुका, तीसरा ये बैठ जाएगा, यानी ओ के दाएं साइड में 3 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, फिर देखिए जेड जो है ना वो ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ओ के ठीक बाईं ओर नहीं लेफ्ट में, तो कौन बैठा है, जेड बैठा है ओ के। ये भी लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए यन जो है ना वो ओ का तत्काल पड़ोसी नहीं है, यानी ओ का तत्काल पड़ोसी एन नहीं है मेरे दोस्त, यानी यन को यहाँ बैठा दीजिए ना, क्योंकि ओ और एन आपस में पड़ोसी नहीं है भाई। अब एक पंक्ति भी खाली है, तो यहाँ पे कौन नहीं अक्षर बैठा है, यानी कौन व्यक्ति नहीं बैठा है, तो यहाँ पे देखिए एल नहीं बैठा, तो एल को यहाँ बैठा दीजिए। 6 व्यक्ति बैठ गए भाई उत्तर की तरफ। अब सवाल देखिए क्या पूछा, लास्ट लाइन पढ़िए, पंक्ति के बिल्कुल दाहिने छोर पर कौन बैठा है, पंक्ति के बिल्कुल दाहिने छोर पे, तो यानी तो बैठा है दाहिने छोर पर सबसे, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, तो ऐसे आप सभी सवालों को हल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम आप सभी को समझाएंगे, थोड़ा सा समय लेंगे मेरे दोस्त, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी को सिखाएंगे। इसके बाद आपको इस तरह का सवाल आ गया तो कभी गलती नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, लेकिन आप क्लास को पूरा जरूर देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करिए। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 153, 128, 105, 84, 65। आपके पेपर में नंबरों की श्रृंखला से 2 सवाल पूछे, यानी 4 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। देखिए 153, 128 ये भाई घट रहा है, 153 से 128 किया, फिर देखिए 105 किया, फिर 84 किया, फिर 65 कर दिया, तो क्या आएगा 153 से 128, तो इसमें -25 हुआ है। 128 से 105 यानी इसमें -23 हो गया भाई। 105 से 84, 84 16 5 21, तो -21 इसमें हुआ। 84 से 65 तो इसमें -19, तो देखिए 25 23 -2, 23 21 -2, 21 19 -2, तो उसी प्रकार 19 में से 2 घटाएंगे 17, तो 65 में 17 का से घटाइए कितना आएगा, 65 में इस बार हमें 17 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 48 आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा आंसर 48 आएगा, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे इस सवाल का बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा, एक निश्चित कूट भाषा में XIAP को 60 और NGQC को 51 के रूप में कूटबद्ध किया था, बी के भाषा में TFIZ का कूट क्या होगा। हल करेंगे आप सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, ये बेस्ट लेवल का सवाल है। जैसे XIAP इसका कोड 60 है, तो पहले इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे X होता है 24, I होता है 9, E होता है 1, P होता है 16, इसको जोड़िए कितना आएगा 9 1 10, 10 24 34 34 16 50, लेकिन हमें तो 60 बनाना है, तो इसमें हम यदि 50 में 10 जोड़ देंगे 60 बन जाएगा। यानी सभी अक्षरों का कोड किया है, उसका उसको टोटल किया है, फिर उसमें लास्ट में 10 जोड़ा है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं क्या यही सेम प्रोसेस है,
जी क्यू सी, इसका कोड 51 है। एन देखिए 14, जी 7 होता है, क्यू 17 होता है, सी 3 होता है। जोड़िए 14 7 21, 21 और आपका 17 38, 38 3 41, तो 51 बनाया तो 10 जोड़ दिए, यानी सेम प्रोसेस है भाई। सभी अक्षर का कोड करा, टोटल करा, उसमें लास्ट में 10 जोड़ रहा है। तो इसी प्रकार टी एफ आई जेड का कोड क्या होगा, टी एफ आई जेड, सभी अक्षर का कोड करिए। T20, एफ होता 6, आई होता 9, जेड होता 26, 20 26 26 26 52 52 61, 61 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, जो कि सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, किसी प्रकार का डाउट? इसमें हर एक अक्षर का कोड करके उसमें लास्ट में 10 जोड़ रहा है मेरे दोस्त, योग करके टोटल का। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी को ये एसएससी जीडी एग्जाम 2026 में सिलेक्शन वाले सवालों को जरूर पढ़ लेना है मेरे दोस्त। आप सभी को हम एसएससी के नए पैटर्न में ना पूरा जीके जी पूरा कंप्लीट दे रहे हैं, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट दे रहे हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों क्वेश्चन प्रोवाइड करें, क्योंकि कई स्टूडेंट एसएससी जीडी के पेपर में 20 सवाल इंग्लिश करने वाले हैं, कई स्टूडेंट हिंदी करने वाले, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट हिंदी को अप्रोच करते। तो मेरे दोस्त, जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए, हम दोनों आपको सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे रहे हैं। करंट अफेयर पूरा 1 साल का प्रोवाइड कर रहे हैं, रीजनिंग पूरा कंप्लीट दे रहे हैं, मैथ्स पूरा कंप्लीट दे रहे हैं विथ डिटेल सोल्यूशन विथ चैप्टर वाइज। इसके अलावा 500 क्वेश्चन अलग प्लस 2350 क्वेश्चन अलग मिलेगा का आपको कैसे। इस नंबर पे आप सभी को व्हाट्सएप करना है, नीचे नंबर जो दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सएप करना, मात्र 50 रुपीज़ पे करके आप सभी को विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन अपने पास मंगाना है और तैयारी शुरू कर देना है। अब ज़्यादा समय नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले हैं। ये सिलेक्शन वाले प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार में अच्छी तरीके से, यदि आप सभी को इस बार सिलेक्शन लेना है तो इस नंबर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी भाई एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है। एक निश्चित कूट भाषा में WGOA को 68 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ISLT को 54 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी की भाषा में DXRI के लिए कूट क्या बनेगा बताइए। जैसे देखिए WGOA इसका कोड 68 है, तो W देखिए 23, G7 O15 A1, ठीक है, 23 7 30, 30 15 45 1 46, लेकिन इसमें 46 तो 68 में बनाना है मेरे दोस्त। क्या किया जाए, कैसे बनेगा, हर एक अक्षर का कोड करने में। देखिए जैसे WGOA है, जैसे W 23, G होता है 7, O होता है 15 A1 होता है, तो जोड़ने पे कितना आ गया 23 7 30, 30 15 45 46, 46 में यदि हम 22 जोड़ेंगे तब जाके 68 बनेगा भाई। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्या यही सेम प्रोसेस है क्या, 22 इस बार जुड़ा है। देखिए ISLT इसका कोड 54 है, तो I होता 9, यस होता 19, L 12, T 20, तो भाई देखिए 19 और 9 28, 28 12 40, 40 20 60 हो जाएगा, -6। ये लॉजिक ने। अब देखिए दूसरा का मेथड, जब ये वाला मेथड नहीं मिला तो इसका अपोजिट करिए हर एक अक्षर का। WGOA इसका कोड 68, जैसे W का उल्टा क्या होता है, 27 में से 23 कटाएंगे, 4 4 पे D आता है। GT रोड, G का उल्टा T होता है, O का उल्टा क्या होता है भाई, L होता है, A का उल्टा Z होता है। इसको देखिए हर एक अक्षर का कोड करिए। D होता 4, T होता 20, L होता 12, Z होता 26, है ना। देखिए 20 और 26 कितना हो जाएगा 46, 46 12 58, 58 4 62। अब देखिए थोड़ा सा क्लोज आया, 62 में यदि हम 6 जोड़ देंगे 68 हो जाएगा। यानी भाई हमने क्या किया, जो अक्षर दिया ना इसका अपोजिट करने के बाद उसका कोड करके उसको जोड़ा, लास्ट में हमने 6 जोड़ा है। तो दूसरे का चेक करें क्या यही सेम प्रोसेस है। ISLT का, ISLT इसका कोड देखिए 54 है। I का उल्टा क्या होता है भाई, R होता है, आप सभी को याद होगा। तो यस का उल्टा क्या होता है मेरे, तो जैसे यस होता 19, तो इसमें का एक सेकेंड मेरे दोस्त, जैसे I होता 9 तो 27, कोई भी जैसे कि I होता 9, किसी भी अक्षर का उल्टा करना हो तो हम क्या करते हैं 27 में से 9 घटाएंगे, 18, 18 पे R आता है, यानी R आएगा भाई। वही तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, I का उल्टा R होता है, यस का उल्टा I होता है मेरे दोस्त। ये क्लियर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। I का जैसे यस का उल्टा क्या हो जाएगा, यस 19, 19 में से यच होता है भाई, यस यच होता है, यच होता है। यल का उल्टा क्या होता है भाई, जैसे यल होता है 12, 27 में से बाहर गए 15, 15 पे ओ, यानी लो होता है, GT रोड। ये तो क्लियर। देखिए आर तो 18,
ये होता 8, ओ होता 15, जी होता 7, जोड़िए 18 26, 26 15, 26 और आपका 15 41, 41 7 48। अब देखिए 6 जोड़ दिए, यानी सेम प्रोसेस है मेरे दोस्त, ये सेम प्रोसेस, यानी हर एक अक्षर का अपोजिट कर रहा है, उसका कोड कर रहा है, जोड़ने पर जितना आ रहा है उसमें लास्ट में 6 जोड़ रहा है। तो उसी प्रकार हमें अब DXRI का अपोजिट करना पड़ेगा, उसका कोड करके टोटल करके लास्ट में 6 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर आएगा मेरे दोस्त। चलिए बना लेते हैं। जैसे D का उल्टा W होता है, X का उल्टा C होता है, R का उल्टा अभी जस्ट हमने I किया है, I का उल्टा R होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्लियर। अब देखिए W होता 23, C होता 3, I होता 9, R होता 18। इसको जोड़िए 23 3 26, 26 9 35, 35 18 53, 53 में 6 जोड़ देंगे तो 59 है। तो कितने लोग का भाई पहला ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह आप सभी का राइट आंसर होगा। D का उल्टा, X का उल्टा, R का उल्टा, I का उल्टा करने के बाद उसका कोड करने पर जितना है उसमें +6 किया है। सभी को समझ में आया बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 36 40 48 64 96 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भाई इसमें देखिए 36 40 48 64 96 प्रश्नवाचक चिन्ह। 36 40 + 4, 40 48 + 8, 48 64 + 16, 64 96 + 32। देखिए 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, यानी 32 का दुगुना हम करेंगे इस बार। 32 का दुगुना 64, तो 96 64 कितना होगा? 160 होगा। कितने लोग का 160 आया भाई? डी ऑप्शन। ये काफ़ी आसान सवाल थे, तो 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आना चाहिए? ATVOZ QJULEP प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहला आपको दिमाग लगाना है, केवल पहले अक्षर का कोडिंग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए AVQL, AVQL, ए होता है 1, बी होता 22, क्यू होता 17, एल होता 12। अब ए और भी का जब हम रिलेशन बनाएंगे तो ए होता है 27, 27 से 22 -5 हुआ है ना। 22 से 17 -5 हुआ है, 17 से 12 -5। देखिए हमेशा जब ए का आपको रिलेशन डब्ल्यू से बनाना हो या टी से बनाना तो हमेशा ए को 27 कर दिया कीजिए। आप जानते हैं ए आपका होता है कितना? 1 होता है, लेकिन आपका जेड तक ए से लेकर जेड तक 26 होता है, लेकिन 27 जब हम बढ़ते हैं वो ए से हो जाता है। हमेशा ए आपको 27 करना है, 28 भी करना है। जब रिलेशन ए का जी टी से या डब्ल्यू से यू का रिलेशन बनाना हो तब, तो इसमें -5 हुआ है। तो उसी प्रकार 12 में से -5 कर देंगे 7, 7 पे कौन आता है? जी आता है। तो देखिए या तो बी आएगा या तो सी आ गया, या तो डी आ जाएगा हमारा। अब दूसरे अक्षर का हम रिलेशन बनाते हैं भाई, जैसे TOJE, टी, ठीक है, TOJE, टी होता है 20, ओ होता है 15, जे होता है 10, ई होता है 5। भाई इसमें देखिए -5 हुआ है, -5 है, तो 5 में से 5 घटा देंगे 0। हमेशा या जब भी 0 आ जाए तो हमेशा मान के जेड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई ई को आप 31 भी कर सकते हैं। 31 में से 5 घटाएंगे 26, 26 पे जेड्डा आता है ना, तो जी जेड। या तो सी होगा या तो डी होगा। अब या तो लास्ट वाला अक्षर कोड करने पे यल आ जाएगा या तो के आ जाएगा। चेक कर लेते भाई लास्ट का EZUP, EZU और P। ई होता है 5, जेड होता है 26, यू होता है 21, पी होता है 16। भाई -5 हो रहा है, तो सिंपल सा आप ना 16 में से 5 घटा दीजिए, 11 11 पे के आता है। GZK, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 से 26, तो कितने का रिलेशन कराएंगे आप लोग? ई को आप 31 कर लीजिए, 31 में से -5 घटाएंगे तो 26 आएगा ना। 26 में से 5 घटाएंगे 21, 21 में से 5 घटाएंगे 16, 16 में से 5 घटाएंगे 11, 11 पे के आ जाएगा। सिंपल सा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इस बार कम से कम 4 से 6 नंबर आपको ये सवाल देकर जाएगा। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में पेयर को 76 43 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है,
रिप को 75 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में ई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा दोस्त मेरे? जैसे PAIR, पेयर में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है, 76 43। रिप REAP, रिप में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है, 75 36। पूछा क्या? ई का कोड। देखिए हम ई का कोड निकालने चल रहे हैं, खोजने चल रहे हैं, तो जिसमें ई रहेगा उसी में आंसर आएगा। पेयर में देखिए ई है नहीं, यानी हमारा इसमें एक भी नंबर होगा नहीं। 7 6 4 3 में 7 6 4 3 में हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर केवल डी मिलेगा। देखिए 5, देखिए ई के सामने 5 है इसमें, तो आंसर हो जाएगा। कई बार 5 इधरों दे देगा, ऐसा नहीं कि आपको जो अक्षर पूछा उसी के सामने नंबर देगा, नहीं। आप देखिए ये पहला मेथड हो गया कि जब भी आप ई का कोड निकालने चाहिए किसी भी अक्षर का, सिंगल अक्षर का, पहले कॉमन चेक करिए, कॉमन नहीं मिला तो जिसमें ई रहेगा उसी में आंसर आएगा, जिसमें ई नहीं रहेगा उसमें आपका एक भी नंबर नहीं होगा। 7 6 4, देखिए अब देखिए दूसरे का मेथड, ई का कोड देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें तो हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है तो एलिमिनेट हो जाएगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच रहा देखिए एक, पेयर में देखिए 4 बच रहा है, रिप में 5 बच रहा है, तो जिसमें ई रहेगा उसी में आंसर आएगा। तो ई देखिए तो केवल रिप में तो इसी में 5 बचा, तो इसी में आंसर होगा आपका डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा भाई, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना आप सभी को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन देखिए किसी न किसी एक पैटर्न पे समान है, तो एक समान नहीं है तो वही बताना है। जब इस तरह का सवाल है तो आप क्या करेंगे भाई? जानते क्या करेंगे? इसी ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। जैसे यू होता 21, भी होता 22, क्यू होता 17, 21 से 22 इसमें +1 हो गया, 22 से 17 -5 हो गया। पहला रिलेशन ये निकला। दूसरे के अक्षर का कोड करिए ऑप्शन का, आई होता 9, जे होता 10 तो इसमें +1 हुआ है। फिर ई देखिए 5 -5, बहुत अच्छी बात है यार, इसमें -5 हुआ। फिर WXS, W होता 23, X होता 24 तो +1 हो गया, और X देखिए 19 तो 24 में से 5 19, यानी पहला ही देखिए जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, लॉजिक क्या है भाई? +1 का और -5 का। लेकिन जो डी ऑप्शन है भाई अलग हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन तो एक पैटर्न में मिल गए, 3 ऑप्शन तो एक समान मिल गए, +1 का और -5 का। अब ऑप्शन डी चेक करिए, अलग मिल जाएगा आपको। IMH, आई होता 9, एम होता 13, देखिए 9 से 13 डायरेक्ट यहाँ से +4 कर दिया। फिर ये होता 8, इसमें देखिए -5 कर रहा है। गलत हो गया कि नहीं भाई? तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही इन तीनों ऑप्शन से अलग है, भिन्न है भाई। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 को हल किया जाए। साथियों यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो थोड़ा सा भी तो आप जरूर पूछ लीजिएगा भाई। ओके, आज के इस क्लास में सबसे पहले रीजनिंग के सवालों से मन किया कि शुरुआत किया जाए। देखते हैं आपका कितनी तैयारी इस टाइम चल रही है। यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल लिया जाए तथा गुणा और प्लस को परस्पर बदल लिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? जैसे समीकरण आपका दिया है तो आपको इसमें क्या करना है? पहले सवाल बोल दिया है कि माइनस की जगह आपको भाग रखना है, भाग की जगह माइनस रखना है, गुणा की जगह प्लस रखना है, प्लस की जगह गुणा रखना है, इस समीकरण। उसके बाद अपने बॉडमस के नियम अप्लाई करेंगे। ये सवाल तो अपने कई बार हल किया होगा। देखिए 32 प्लस है तो प्लस को गुणा में बदलना है, 49 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को भाग में बदलना है, 7 गुणा है तो गुणा को प्लस में बदलना है, 4 के बाद देखिए भाग है तो भाग को माइनस में। ये समीकरण तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डर में स्कीम अप्लाई कर दीजिए। 32 गुणे 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 बार में, +4 -3, 7 गुणे 32 कितना होगा? 7 दूना 14 के 4 1, 7 3 21 22, यानी 224 +4 -3, 224 4 कितना होता है? 228, 228 में से 3 घटा देंगे 225। तो कितने लोग का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? इस सॉल्व का राइट आंसर दीजिए, कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। हमेशा याद रखिए जब कथन और निष्कर्ष का सवाल दे तो सबसे पहले आपको कथन का डायग्राम बना लेना है। जैसे सभी पियानो वादक संगीतकार हैं, जो सभी पियानो वादक, तो कैसे डायग्राम बनाएंगे आप लोग? छोटा सा बना लेते भाई। जैसे सभी पियानो क्या वो संगीतकार हैं, संगीतकार को हम यस से लिख रहे हैं, पियानो वादक को पी से लिख रहे हैं। सभी संगीतकार गायक हैं,
यानी जो सभी संगीतकार हैं, ये जो सभी संगीतकार हैं, ये जो सभी संगीतकार हैं ना, वो क्या है भाई, वो गायक है। गायक को हम जी से लिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी गायक कंपोजर नहीं है, यानी जो कोई भी ये गायक है ना, वो कंपोजर नहीं है मेरे दोस्त। कंपोजर को हम सी से लिख रहे हैं, यानी इसको काट दीजिए, क्योंकि भाई कोई भी गायक कंपोजर नहीं है। कथन में तो कोई दिक्कत आया नहीं होगा भाई, ऐसे ही आप कथन बना लेते होंगे। अब देखिए मेन आपका निष्कर्ष क्या बोला है। पहला निष्कर्ष देखिए, कोई भी पियानो वादक कंपोजर नहीं है। क्या कोई भी पियानो वादक वो कंपोजर नहीं है? इन दोनों का तो रिलेशन ही नहीं दिया है भाई। देखिए इसका मतलब कि पहला ये परफेक्ट हो रहा है भाई, पहला तो अनुसरण कर रहा है भाई। देखिए क्या कोई भी पियानो वादक कंपोजर नहीं है भाई, क्योंकि देखिए कंपोजर यहाँ है, पियानो यहाँ, इन लोग का तो कोई रिलेशन नहीं बना है, यानी बिल्कुल सही निष्कर्ष बोल रहा है कथन के अकॉर्डिंग। दूसरा देखिए, कुछ गायक पियानो वादक हैं, कुछ गायक क्या पियानो वादक हैं? बिल्कुल हैं। तो यानी ये भी परफेक्ट हो, यानी दोनों निष्कर्ष, पहला और दोनों अनुसरण करते हैं भाई। तो 3 नंबर इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा। बताइए इस सवाल को हल करने में किसी प्रकार का आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा या न समझ में आए तो बताइए। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल को हल करिए। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी आर यस और टी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं। एक पहले तो वृत्ताकार मेज ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसी 6 व्यक्ति को हम बैठाना है। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन जिसको हम बैठाएंगे उसका आपको दायां और बायां का खेल मालूम होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इसी सवाल में ये सवाल कंसेप्ट होने वाला है, क्लियर होने वाला है। यस के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और यस के बीच कल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जैसे यस मान के चलिए हम यस को यहाँ बैठा रहे, तो इसका दायां साइड इधर होगा ना भाई, क्योंकि वो केंद्र की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। तो बस यही आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। अब देखिए यस के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और यस के बीच में कल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान के चलिए हम यस को यहाँ बैठा लेते हैं, यस को यहाँ बैठा रहे हैं, तो यस के दाईं ओर गिनती करने पर है ना, ए और यस के बीच में 3 व्यक्ति, तो ए को हम यहां बैठा लेते हैं, तो 3 व्यक्ति आ जाएंगे नहीं मेरे दोस्त? 3 व्यक्ति तो नहीं आ रहे गुरु, क्योंकि 1 2 3 6, यानी हम जब यस को यहां बैठाएंगे, ए को यहां बैठाएंगे, तब देखिए यस के दाईं साइड से 3 व्यक्ति हो रहे हैं। देखिए 1 2 3, ठीक है। ये सवाल पूरा हुआ, पहला लाइन। दूसरा का लाइन देखिए, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और बी के बीच, तो बी को हम यहां बैठाएंगे, तभी देखिए ए और बी के बीच 2 व्यक्ति आएंगे। ये भी लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। आर जो है वो सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर आर बैठा है, तो ऐसा काम करते हैं, सी को यहाँ बैठाते हैं, आर को यहाँ बैठा देते हैं, तब जाकर देखिए सी के जस्ट राइट साइड में आर बैठ जाएगा। एक पंक्ति भी खाली है, तो कौन यहाँ पर नहीं बैठा है व्यक्ति? ए बी सी आर एस, टी नहीं बैठा है क्या? तो टी को यहाँ बैठा दीजिए, बस 6 व्यक्ति बैठ गया भाई। अब लास्ट लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है। ए के बाईं ओर से गिनती करने पर टी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ए के बाईं ओर से, ए का देखिए राइट साइड तो इधर होगा, यानी दाएं साइड हो, यानी बाएं साइड से, यानी ए के बाहिने साइड से, यानी बाएं साइड से गिने पर ए और टी के बीच में कितने? 4 लोग हैं। देखिए एक आर है, सी है, बी है, एक यस है। क्या 4 दिया ऑप्शन में? बिल्कुल दिया, डी ऑप्शन देखिए। बताइए तो साथियों स्पीड तो सही है ना? थोड़ा सा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर, स्पीड थोड़ा सा कम कर लेंगे न समझ में आए तो, ओके। लेकिन बहुत आसान तरीके से समझाने के प्रयास करेंगे भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन हो रहा है कि नहीं? क्लियर? बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यस एच यम ए पी जे ओ एक्स से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी तरीके से आर बी यू एक्स ओ डी डब्ल्यू यू से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एन सी टी बी दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो साथियों जैसे यस एच यम ए, इसका रिलेशन पी जे ओ एक्स है ना। तो जैसे हम क्या करें, इसका रिलेशन पहले निकाल लेते हैं। यस देखिए 19, पी होता 16 तो -3 हुआ है। एच होता 8, जे होता 10 तो +2 हो गया। यम होता 13, ओ होता 15 तो इसमें +2 हो गया, यही है। ई होता 1,
एक्स होता है 24। देखिए हमने आपको बताया कि ए और एक्स का रिलेशन निकालना है, तो ए को यहाँ पे 27 कर लिया आप लोग। ए होता है 27, एक्स होता है 24, तो -3 हुआ। यानी जो पहला अक्षर है और लास्ट अक्षर है इसमें -3 का रिलेशन, लेकिन जो बीच का 2 अक्षर इसमें +2 का रिलेशन लगा है। जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आपको बस एक ही का चेक करना है, दूसरे का चेक नहीं करना है, क्योंकि भाई आपका पेपर केवल 60 मिनट का हो रहा है। 60 मिनट में आपको 40 सवाल रीजनिंग और मैथ का हल करना होगा। तो बस पहले का रिलेशन पता करके दूसरे पर तुरंत हल कर दीजिए। एनसीटीबी का बता दीजिए, एनसीटीबी जैसे -3 पहले अक्षर में, लास्ट -3 और बीच वाले में +2 करना है, यही था ना। n 14, तो 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 11। 11 पे कौन अक्षर आएगा के। देखिए कोई भी ऑप्शन के से शुरुआत नहीं किया, तो डी ऑप्शन केवल के से शुरुआत किया है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बताएंगे आप सभी लोग, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर PWGZ एक निश्चित तरीके से RZI से संबंधित है, उसी प्रकार UELO WHNR से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से JDVB किससे संबंधित है? एक और सवाल भाई सेम प्रोसेस पे है, तो पहले का रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे PWGZ, इसका कोड RZIC है ना, तो P होता है 16, K होता है 11, तो इसमें -5, W 23, Z 26 +3 हो गया भाई, है ना। फिर इसके बाद 1 सेकेंड भाई, P होता है 16, यहाँ पे हम R को कैसे K कर दिया भाई हमने, K इसको मान लिया हमने भाई। R तो 18 होता है गुरु, 16 में 18 +2 किया है। W होता है 23, Z होता है 26, तो +3 इसमें हुआ। G 7, I 9 +2, Z 26, C 3, यहाँ पे 29 कर लीजिए ना, तो +3 हुआ है। तो देखिए इसमें रिलेशन +2 +3 +2 +3 का लगा है, तो यही रिलेशन जो लास्ट J D V और B में पूछा लगा दीजिए +2 +3 का। J D V B तो +3 +2 था ना, पहले +2 था, +2 +3 +2 +3 यही था। J 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 पे कौन अक्षर था? L आता है। D होता है 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 पे कौन अक्षर आता है? G आता है। B होता है 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 पे कौन होता है? X होता है। B होता है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 पे ये होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? LGXC, तो D ऑप्शन। केवल एक अक्षर ही हल करने पे आंसर आ जाता है। देखिए केवल L, कोई ऑप्शन L से शुरुआत नहीं किया है। क्लियर भाई? ऐसा आप सभी को दिमाग लगाना है इस बार पेपर को क्रैक करना है। तो नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जब इस तरह का सवाल है ना, तो सबसे पहले आप सभी को इनका गिनती कर लेना, टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 खाना और अक्षर है। तो देखिए इसका खंड करेंगे तो 3 × 4 या तो 4 × 3। तो देखिए हमेशा देखिए अधिक अक्षर का कम खंड बनाइए, यानी 4 4 का हम 3 पेयर बना लेंगे। 4 4 का 3 पेयर हमने बना लिया। अब देखिए टीबी लास्ट में होना चाहिए क्या? टीबी देखिए यदि हम पहला ऑप्शन उठा कर भरें तो TATB पहला ऑप्शन उठा रहे, TATB 2 हो गया। फिर उसके बाद इसमें M हो गया, फिर उसके बाद इसमें N हो जाएगा, MN हो जाएगा, BM में AA। ठीक, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना क्योंकि TB AN A पहला ऑप्शन नहीं मैच किया भाई। अब ऑप्शन भी देखिए क्या भरेंगे, NT भर देंगे, 2 अक्षर भर दिया, फिर इसमें M भर दिया, 3 अक्षर भर दिया, इसमें N भर दिया, 4 अक्षर भर दिया, इसमें N क्या आया भाई? NT TB MN AA BM NA आ गया। ये भी रिलेशन नहीं बना। ऐसा रिलेशन मिल जाएगा ना आपको खुदा मालूम हो जाएगा, बस भरते रहिए आप लोग। फिर ऑप्शन से देखिए MT भर दीजिए, MT TB, फिर उसके बाद तीसरा अक्षर भर दिया A, चौथा अक्षर N भर दिया और लास्ट में N। देखिए 4 4 का MTTB NA AN आ गया, फिर BM NA आ गया, ये गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी हो सकता है भाई, यही डी ऑप्शन NATB एक पेयर हो गया। फिर उसके बाद NA देखिए NA इतना हो गया, फिर MN
यम, एक सेकंड, तीसरा अक्षर हमने यम भर दिया भाई। फिर इसका देखिए टी बी आ गया, फिर देखिए एन ए। अब देखिए एन ए टी बी, एम एन ए टी, बी एम एन ए, लास्ट में देखिए एन ए आ रहा है, ये शुरुआत हो रहा है एन ए से, इसमें भी देखिए, और इसमें भी एन से शुरुआत हो रहा है, एन ए से शुरुआत हो रहा है। ये डी ऑप्शन परफेक्ट हो गया भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन जाके ना आपका परफेक्ट आंसर मैच किया भाई। आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, लेकिन ना आपके पेपर में इसे आसान सवाल आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल को देखिए 16 नंबर को। यदि शब्द क्लाइंबर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? जैसे क्लाइंबर है, CLIMBER क्लाइंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, यानी छोटे से बड़े के रूप में। तो बी आएगा, सी आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, ई के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद एल आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा। यही आएगा भाई, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? जैसे सी से बी बदल गया, एल से सी बदल गया, आई से ई बदल गया, एम से आई हो गया, बी से एल हो गया, ई से एम हो गया। केवल एक अक्षर देखिए अनचेंज हुआ, यानी एक होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। केवल एक अक्षर जो कि अपने स्थान को बिल्कुल अपरिवर्तित कर रहा है, ठीक है, जो कि आर आर है। जो पोजीशन में मूल था नए पे भी वही आया, आर ही आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। 36 और एक संख्या n के बीच मध्यानुपाती 8 और 32 के बीच मध्यानुपाती का 3 गुना है, तो संख्या n कौन सी है? बहुत बेस्ट लेवल का सवाल है, बहुत ही बेस्ट लेवल का सवाल है। 36 और n के बीच एक मध्यानुपाती है और 8 और 32 के बीच मध्यानुपाती का 3 गुना है। तो देखिए भाई, फार्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, सवाल को a और b के बीच मध्यानुपाती रूट ए बी इंटू बी, यही होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 32 कर लेते पहले हम लोग। 8 और 32 कितना हो जाएगा, तो इनका तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 256, 256 किसका होता है, 16 का। यानी भाई ए और बी यानी 8 और 32 के बीच जो मध्यानुपाती का 3 गुना दिया है, 16 दिया है, लेकिन ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 गुना भी तो करना है, 48 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, 48, क्योंकि भाई 8 और 32 का हमने मध्यानुपाती निकाला, लेकिन इसका 3 गुना भी करना है जो कि 48 के बराबर हो जाएगा। दूसरा का लाइन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। बस सवाल को देखिए, अब देखिए पहले का निकाले, देखिए दूसरा 8 और 32 के बीच का मध्यानुपाती निकालने पर हमारा 48 के बराबर आया। अब हम लोग 36 और n के बीच का मध्यानुपाती निकालेंगे तो कितना आएगा, a इंटू बी, यानी 36 इंटू n के बराबर कर देंगे भाई। 36 और n के बीच मध्यानुपाती ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बीच हो जाएगा भाई बराबर। तो यहाँ से जब 36 इंटू n करेंगे, जब रूट हटेगा तो 48 स्क्वायर कर देगा भाई। आप जानते हैं जब रूट हटता है, जब राइट साइड में जाता है तो किसी के नंबर की स्क्वायर कर देता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, n की वैल्यू, एक सेकंड पहले 48 का क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं भाई, तब जाकर हमारा सटीक आंसर 36 इंटू एन, 48 क्यूब 8 64 2304 होता है, 2304 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना होगा, तो 2304/36 भाग करिए, कितना आएगा, 36 छक्के 36, 6 छत्रिक 18, 3 21, 216, यानी 6 आ रहा है, यानी 64 होगा, यानी 64। तो n की वैल्यू कितना होगा, तो संख्या n कौन सी होगी, 64 होगी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए दोस्त मेरे, जब मैथ का सवाल आए ना, बस लाइन को आपको पढ़ना है, पकड़ना है बस, ठीक है, सवालों को हल करते चले जाना है, आपका पूरा सवाल एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 4774 मीटर क्यूब है, यदि आधार की त्रिज्या 7 मीटर तो गहराई क्या होगी? ये बेस्ट लेवल का सवाल है भाई। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 4774 मीटर क्यूब है, यानी जो बेलन का आयतन होता है, फार्मूला पहले आप जानिए। जैसे बेलन का जो आयतन होता है, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन दोस्त मेरे, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता ही दे दिया इसमें, तो 4774, पाई की वैल्यू तो हम देखिए 22/7 रख लेंगे, आर भी देखिए दिया है, देखिए त्रिज्या मतलब रेडियस, आर स्क्वायर यानी 2 बार 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गहराई पूछा नहीं, हाइट हमसे पूछ दिया, इसको हल कर दिया आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 होता है, यानी 154 इंटू एच हो जाएगा जो कि 4700। अब सिंपल सा भाई 154 का भाग आप 4774 में कराएंगे तभी तो एच की वैल्यू है कितना आएगी, तो सीधे सीधे 31 आएगी। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितना आएगा, 31 आएगा, यानी 31 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बताएंगे आप सभी लोग किसी प्रकार का डाउट। यदि दोस्त मेरे किसी भी सवाल पे आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा, बेहिचक पूछेगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 को, एक मेडिकल स्टोर में एक इंजेक्शन का जो अंकित मूल्य है ना वो 6490 है। मेडिकल स्टोर का मालिक जो ना इसकी बिक्री पर 18% की छूट देता है, तो इंजेक्शन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस सिंपल सा है सर जी, 18% की छूट दे रहा है, जो कि एक इंजेक्शन का जो अंकित मूल्य है ना वो 6490 है। जब एक मालिक भाई उस इंजेक्शन पे 100 रहा होगा दाम, 18% छूट दे रहा है, तो अब कितने का हो गया होगा, वो 82 का हो गया, क्योंकि 100 में से 18 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 100 का बटे में 100 का दिए, आंसर आ जाएगा। हल करिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 41 दूनी 82, इसको आप काटेंगे पिटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5322 रुपये आएगा, यानी उसका जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होगा वो 5322 रुपये आएगा। ठीक है दोस्त मेरे, तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लेकिन 600, ठीक है, ठीक बिल्कुल परफेक्ट है, 5322 इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, 1787 और 119 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। जैसे चतुर्थानुपाती निकालना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। एक आपको अनुपात 17 दिया है, एक 87 दिया है, तीसरा 119 दिया है, तो चौथा हम मान के चलते P हम कर लेते हैं भाई, है ना। तो 17 इंटू P होगा, क्योंकि पहले का मल्टीप्लाई D से होता है, B का मल्टीप्लाई C, तो यहाँ से 87 इंटू 119 हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना होगा, 87 गुणे 119 बटे में 17, है ना। बताइए, 17 7 119, अब 7 का मल्टीप्लाई 87 में करेंगे, 7 7 49 का 9 4, 60 तो 8 56, 5 4 60, यानी 609। तो चौथा अनुपात कितना होगा, 609, जो कि बी ऑप्शन। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करते समय, आप सभी को किसी प्रकार का डाउट तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, यदि 28 क्रिकेट बैट का जो क्रय मूल्य 32 क्रिकेट बैट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। सर जी, 28 क्रिकेट बैट का कास्ट प्राइस वो 32 क्रिकेट बैट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हानि प्रतिशत, तो देखिए यहाँ से 4 7 28, 4 8 32, यहाँ से दोस्त मेरे कितना हो जाएगा, 7 और CP बराबर 8 SP, तो यहाँ से CP बटे में SP करेंगे तो 8 बटे 7, यानी कोई सामान 8 से 7 कम हो रहा है भाई, कोई सामान हम 8 का खरीद रहे हैं और 7 में बेच रहे हैं, नहीं 1 रुपये का, तो यहाँ से हमें लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, 8 से मल्टीप्लाई 100, 100 बटे 8 कितना होता है, 12.5%, 12.5%, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। बताइए भाई, देखिए कास्ट प्राइस 8 रुपये का हो गया, सेलिंग प्राइस 7 रुपये, कोई सामान आप 8 का खरीद रहे हैं और घर पे जाकर कहीं बेच रहे हैं 7 रुपये का, तो 1 रुपया का आपको हानि होगा किसे, जिसे आप खरीदें 8 रुपये से, तो 1/8 इंटू 100, आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करिए। यदि यक्स का 4% 96, तो यक्स किसके बराबर होगा, यक्स का 4% 96 हो जाएगा, 4 1 4, 24 का 96, यक्स बराबर 100 का मल्टीप्लाई 24 में, यानी 2400, तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM और महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्रमशः 198 33 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 99, तो दूसरी संख्या ज्ञात क्या होगा। साथियों फार्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF
बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है ना। एलसीएम कितना दिया है, 198 दिया है। एचसीएफ 33 दिया है। पहली संख्या 99 दिया है। दूसरी संख्या आप सभी से पूछा है, दूसरी संख्या आप क्या निकाल देंगे, 198 गुणा 33 अपान में 99। 33 से कम 33, 33 तिया 98, 99, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 66 होगा भाई। एक सेकंड भाई, 3 छक्का 18, 3 छक्का 66 तो होगा भाई। हाँ सी ऑप्शन दिया, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार डाउट? तो साथियों ये 23 सवाल रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट हुआ। तो बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा इस सेशन से 23 सवाल से? बताइए क्या आप सभी का लगभग 16-17 सवाल सही हुआ? अब हम लोग है ना जीके और हिंदी के सभी सवालों को डिस्कस करेंगे, अपना स्कोर काउंट करते चलेगा। साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, देखिए भारत को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन की चुनौती का सामना करना पड़ा था? भारत को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो चौथी योजना के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय त्यौहार पर मनाया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय त्यौहार में मनाया जाता है? तो गांधी जयंती पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो दमन में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय प्रेस अधिनियम एक कानून जिसने भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सरकार को व्यापक अधिकार दिए, किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय प्रेस अधिनियम एक कानून जिसने भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सरकार को व्यापक अधिकार दिए, तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1910 में पारित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। जंतु कोशिकाएं दो भ्रूणीय परतों और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो साथियों जंतु कोशिकाएं दो भ्रूणीय परतों और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो मेसोग्लिया कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। सरयू साई को 2006 में किस नृत्य शैली के लिए नाट्य कला ज्योति पुरस्कार दिया गया था? सरयू साई को 2006 में किस नृत्य शैली के लिए नाट्य कला ज्योति पुरस्कार दिया गया था? तो कुचिपुड़ी के लिए। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश हुई है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? साथियों प्राचीन काल में किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? तो चरक ने उल्लेख किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं भाई। आज इससे आपकी क्लास सुबह 11:30 बजे चलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। ओके, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। ओलंपिक बैडमिंटन में कितने इवेंट खेले जाते हैं? साथियों ओलंपिक बैडमिंटन में कितने इवेंट खेले जाते हैं? तो पूरे 5 इवेंट खेले जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को हल करिए। कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? साथियों गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता का वितरण से संबंधित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 37 को। सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से प्रवेश करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? किसने अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे लास्ट में स्कोर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या था? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या था? तो 919 था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलवा के नाम से जाना जाता था? तो साथियों भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलवा के नाम से जाना जाता था? तो पार्थियन को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2020 में शुरू की गई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करिए। कोणार्क महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी जो कोणार्क महोत्सव वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। भारत के संविधान के अनुसार भारत के चुनाव आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? साथियों भारत के संविधान के अनुसार भारत के चुनाव आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के तहत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे? साथियों 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे? तो एशियाई खेल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निरद पर्याय है किसका? बताइए। अब यहां से 20 सवाल आपका हिंदी का चलेगा। 20 सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है जीके का। तो निरद किसका पर्यायवाची है? तो बादल का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को हल करिए। निम्नलिखित वाक्य को विदेशज शब्द के माध्यम से पूर्ण करें। साहब ने सभी हवलदारों की अच्छी परेड करवाई। यानी कमिश्नर साहब ने की अच्छा वार्ड। भाई कमिश्नर साहब ही होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट डी ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। इनमें से संकीर्ण का विलोम शब्द कौन सा है? संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए। अकड़ दिखाना है, इसका मतलब अकड़ दिखाने का मतलब भी घमंड करना होता है। तो बी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। तो यह झील प्राकृतिक है। रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्राकृतिक का विलोम शब्द यानी उल्टा क्या होगा? तो कृत्रिम होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। अंक शब्द का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा असंगत है? अंक शब्द का अनेकार्थिक जो है कौन सा असंगत है? जैसे संख्या है भाई, गोद है, नाटक का भाग है, लेकिन धागा नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। निम्नलिखित वाक्य किस खंड में अशुद्धि है? सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। तो साथियों राष्ट्रीय में देखिए बड़ी की मात्रा आती है ना। देखिए ये राष्ट्रीय कैसे लिखा है, इसमें देखिए गलत लिखा है अशुद्ध। तो यही डी ऑप्शन है। सही आपका ये है भाई। तो 52 का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। लिंग निर्णय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग होता है? लिंग निर्णय की दृष्टि से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग होता है? तो लस्सी का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। यह नाटक बहुत अच्छे हैं। पुल्लिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह नाटक बहुत अच्छा है भाई।
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को हल करिए। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अचला है, धरा है, वसुधा, लेकिन सुधा नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को हल करिए। इनमें से निषेध का विलोम शब्द कौन सा है? निषेध यानी विधि हो जाएगा, इसका उल्टा भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो साथियों किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? ये क्या करना चाहता है, मैं पढ़ा हूं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इस वाक्य में त्रुटि नहीं है मेरे दोस्त। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। छात्र अपना 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 कार्य करो, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। यदि उत्थान पतन है तो अस्त क्या है भाई? विलोम शब्द, जैसे उत्थान का पतन होता है तो अस्त का मतलब क्या होता है? उदय हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। प्रायः सभी वृक्ष के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु निम्नलिखित में से किस वृक्ष का नाम अपवाद है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रायः जो सभी वृक्ष होते हैं उसके नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन किस वृक्ष का नाम अपवाद है? तो कचनार का, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बरगद अच्छा है भाई, शीशम भी सागवान है, लेकिन अपवाद में कचनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा नहीं है? टांग फारसी, टांग एक देशज है भाई, जो टांग है ना एक देशज होता है, ठीक है। और लीची युग्म सही नहीं है, तो ये पहला ही ऑप्शन तो सही नहीं है भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा? आंखों से आंसू निकल पड़ा, तो कौन सा गलत है भाई, बताइए। तो पड़ा, निकल पड़े होना चाहिए था भाई, आंखों से आंसू निकल पड़े होना चाहिए। इसमें भाई प्रयोग त्रुटि है, कौन सा प्रयोग त्रुटि है, कोई बता सकता है, बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति देश शब्द से करें। किसी भी व्यक्ति को कहना अनुचित है, यानी किसी भी व्यक्ति को ढक्कन कहना अनुचित है भाई, बिल्कुल बी ऑप्शन। इस सवाल में बी ऑप्शन परफेक्ट फील होगा भाई। किसी व्यक्ति को ढक्कन कहना अनुचित होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को सज्जन कहना भाई क्या है भाई, उचित होता है, लेकिन ढक्कन भाई कहना ये उचित नहीं होगा, अनुचित होगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। अंधे की लाठी मुहावरे के लिए उपयुक्त खंड कौन सा है? अंधे की लाठी मुहावरे के लिए उपयुक्त खंड कौन सा है? तो एकमात्र सहारा है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को हल करिए। आनंद का पर्याय निम्न में से नहीं है, आनंद का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है? तो यंत्रणा नहीं है मेरे दोस्त, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए लास्ट सवाल आज के सेशन का हल करते हैं भाई। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जैसे देखिए अचला है, धरा है, वसुधा, लेकिन सुधा नहीं है भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सुधा तो अमृत का होता है। तो साथियों फाइनली ये 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी के पहले पेपर में से कितना स्कोर बना। कुछ सवाल मुझसे भी मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक टाइप का प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो चुका होगा। यदि दोस्त मेरे किसी भी प्रकार का आपको डाउट है किसी भी प्रश्न पे तो जरूर बताइए, या जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आए आप जरूर बताइए। लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए। ओके, इसी तरह क्लास आपके बीच सुबह 11:30 बजे जरूर आएगा, डेली आएगा। ओके, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, जब भी एग्ज़ाम आएगा नोटिस एग्ज़ाम डेट एसएससी की तरफ से तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देंगे। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ओके, तो मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।